प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डे 1 हमने उसको समझा कि वो प्रिंसिपल है क्या, देन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा, देन उस पर 5 एप्लीकेशन पढ़ी। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस न्यूक्लियस के अंदर नहीं है 1, पार्टिकल इन बॉक्स की एनर्जी 2, मिनिमम एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर 3, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बोर थ्योरी वॉयलेट करती है 4, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन उसकी ऑर्बिट में कंप्लीटली अनसर्टेन रहती है बोर थ्योरी के आधार पर समझा गया था। कुल मिलाकर 5 एप्लीकेशन हुई थी, एक नोट हुआ था। नोट में लिखा गया था कि पोजीशन में अगर अनसर्टेनिटी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर है तो पार्टिकल की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी स्वयं पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होगा। और थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन लिया गया था कि हम लोगों ने इसमें पोजीशन और मोमेंटम का जो मल्टीपल है वो h लिया था, h कट बाई 2 नहीं लिया था, यानी h कट नहीं लिया था, h लिया था। ध्यान होगा सबको। तो इतनी चीजें हुई थी। और लास्ट टर्म पे लेटेस्ट ही हमने पढ़ा है अभी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करेंगे, तो एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था, ऑन पेपर किया गया था। ये लैब में नहीं किया गया था, पूरी तरह से थ्योरेटिकल था, ऑन पेपर किया गया हुआ एक्सपेरिमेंट था। और उसमें हमने एक माइक्रोस्कोप को यूज करके पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटीज की बात की थी इलेक्ट्रॉन के लिए। और हमने प्रूव कर लिया था कि h कट की ऑर्डर का या h कट बाई 2 से बड़ा था पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटीज। गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट था, उसका नाम ये था। आज हम उसी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के प्रॉब्लम्स को लेने जा रहे हैं और आप आज प्रॉब्लम करेंगे, देन अगर समय बचता है तो हम लोग फिर एरेनफेस्ट थ्योरम की बात करेंगे। आप देखो, एक प्रश्न है जिसको मैंने अभी लिखा हुआ है, v एक पार्टिकल जिसकी स्पीड दी है 500 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.05%। विद एन एक्यूरेसी ऑफ, जब भी ऐसा लिखा हो तो समझ जाइए कि जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो इतना आगे पीछे हो सकती है, इतना उसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। तो 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन मोशन में है, विद एन एक्यूरेसी ऑफ इतना, मतलब इतना उसमें अनिश्चितता है। 500 मीटर पर सेकेंड में इतना अनिश्चितता है, मतलब वेलोसिटी इतना परसेंट ये वाली घट बढ़ सकती है। आपको पोजीशन लोकेट करना है। इस वेलोसिटी में इस अनसर्टेनिटी के साथ पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी होगी ये आपको बताना है। चलिए, इस क्रम में वी आपको दिया है, तो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी कितनी है, हमने कहा ना कि विद इन एक्यूरेसी ऑफ, ये मतलब इसमें इतना 0.005% अनसर्टेनिटी है। तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं। क्या होता फॉर्मूला, डेल्टा वी कह सकते हैं। 500 का इतना परसेंट अनसर्टन है, आगे पीछे हो सकता है, तो 0.005 अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.025। 100 काट दोगे, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 25 हो जाएगा। 3 अंक पे लगाओगे तो 1 2 3 अंक पे लग जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है वो 500 मीटर में इतना परसेंट था, तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी है, इतनी। तो इस कंडीशन के तहत पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो हमको देखना है। जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है वो हमेशा कम होती है एक्चुअल वेलोसिटी से। आइए, तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें, अकॉर्डिंग टू
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा है पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट है वो एच कट के ऑर्डर का हो सकता है या होना चाहिए, और एग्जैक्ट बात करेंगे तो कहेंगे कि एच कट बाई 2 से छोटा नहीं हो सकता, उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एच कट के ऑर्डर तक। चलिए यहां से पोजीशन में अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो एच कट अपॉन, अच्छा डेल्टा पी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, मींस मास इनटू वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आप लिख सकते हो, और ऐसा अगर लिख सकते हो तो एच कट होता है 1.05 10 टू दी पावर -34। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए एच कट की वैल्यू में, क्योंकि एच कट मीन्स होता है एच अपॉन 2 पाई। एच होता है 6.6 10 टू दी पावर -34 अपॉन 2 इंटू 3.14, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 1.05 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड आता है। तो अगर आपको एच कट की वैल्यू रटी रहे तो अच्छा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 टू दी पावर -31 इंटू जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी वो 0.025 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4.61 10 टू दी पावर -3 मीटर पोजीशन में अनसर्टेनिटी, यानी जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो 4.61 मिलीमीटर कह सकते हैं, ये मीटर है। आई बात समझ में? तो इस तरह ये प्रश्न हो जाएगा अगर आपको परसेंटेज में एक्यूरेसी दी हुई है तो आप इस तरह सवाल को करेंगे। फिर एक प्रश्न लेने जा रहे हैं दूसरा। जो भी प्रश्न आपको भेजे हैं उन्हें आप स्वयं से हल करने की कोशिश करें, नकल नहीं करें। नकल करने से आप कुछ सीखते नहीं है, केवल कॉपी करते हैं और कॉपियर बन जाते हैं। बहुत सारी कोचिंगों में बोर्ड लिखाया आता है ना, तो आप फिर कॉपी करते रहते बैठ के, तो कॉपियर बन जाते हैं। तो छापार्थी ना बने, विद्यार्थी बने, दिमाग खर्च करें, सवाल को देखें और स्वयं से हल करें। थोड़ा मेहनत कर लें, क्या दिक्कत है, जो चीज़ सीख जाएंगे फिर परमानेंट हो जाएगी। एक प्रश्न और लेने जा रहे हैं इसी तरह। सवाल है ए न्यूक्लियस, बल्कि ये न्यूक्लियन कहा है। न्यूक्लियन मीन्स होता है न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल जो नाभिक के अंदर होते हैं, तो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। इज कन्फाइंड टू न्यूक्लियस ऑफ रेडियस 5 इंटू, तो एक न्यूक्लियस के अंदर का पार्टिकल कन्फाइंड है 5 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर्स के अंदर। कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम of the nucleon. Also calculate the minimum kinetic energy of the nucleon. न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमको पता हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस का रेडियस दिया हुआ है, न्यूक्लियस का रेडियस दिया है जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन है, रेडियस दिया है ये दिया है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हम लोगों ने ऐसा एक केस भी कर रखा है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रह सकता उसमें। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर का पार्टिकल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूक्लियस जिसकी रेडियस ये आपको दे रखा है में है, तो उसकी पोजीशन में अधिकतम अनिश्चितता कितनी हो सकती है? डायमीटर के बराबर। तो न्यूक्लियन की पोजीशन में अधिकतम अनिश्चितता है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की पोजीशन में न्यूक्लियस के अंदर जो अधिकतम अनिश्चितता होगी वो निश्चित रूप से किसके बराबर होगी? डायमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? डायमीटर के बराबर। तो गिवन दिया है आपको, गिवन है मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन
पोजीशन कितना होगा, डेल्टा क्यू मैक्स, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा, डेल्टा क्यू मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी निश्चित रूप से 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगी, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मीन्स डायमीटर, तो 2 टाइम्स 5 क्रॉस 10 to the power minus 15 मीटर मीन्स 10 to the power minus 14 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी डायमीटर के बराबर होगी न्यूक्लियॉन की पोजीशन में, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन में किसी भी डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, हमने पढ़ा है कि पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट है वो एच कट के ऑर्डर का होता है, और कहीं हमने ऐसी ही बात करी हुई है पहले क्लासेस में कि अगर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी पोजीशन में है तो मोमेंटम में मिनिमम होनी चाहिए, तभी तो दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट रहेगा। एच कट एक कांस्टेंट टर्म है, अगर ये मैक्सिमाइज हुआ तो इसको मिनिमाइज होना पड़ेगा, तभी दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट रहेगा। ये घटा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ा तो ये घट जाएगा, एच कट की बात। तो मोमेंटम में जो किसी भी न्यूक्लियॉन के, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन है, नाभिक के अंदर जो पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, की जो मोमेंटम में मिनिमम अनसर्टेनिटी होगी वो निश्चित रूप से एच कट अपॉन पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी। एच कट कितना होता है, क्या होगा देखिए, 1.05 10 to the power minus 34 अपॉन एच कट आ गया, ये आ गया आपका जूल सेकेंड, ये होता है एच कट की वैल्यू, अभी निकाले थे, मैंने बताया था कैसे निकलता है। और पोजीशन में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी 10 to the power minus 14 है। ठीक, तो जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, मिनिमम अनसर्टेनिटी, वो कम से कम कितना तो हो ही जाएगी, 1.05 10 to the power minus 20 जूल, बल्कि अभी तो पी हो गया ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम न्यूक्लियस के अंदर किसी न्यूक्लियॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के लिए आपको मिल गया 1.05 10 to the power 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मिनिमम अनसर्टेनिटी है तो जो एक्चुअल, अच्छा मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है तो जो एक्चुअल मोमेंटम होगा वो इससे ज्यादा ही होगा, अनसर्टेनिटी से ज्यादा होता है एक्चुअल वैल्यू, तो कम से कम इतनी वैल्यू तो होगी ही होगी न्यूक्लियस के अंदर किसी न्यूक्लियॉन के मोमेंटम की। अनसर्टेनिटी जो है, वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी या कहीं किसी भी इस केस में रहे अगर, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है उससे तो ज्यादा होगी ना एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से कम होती है अनिश्चितता। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो मोमेंटम कम से कम इतना तो होगा ही होगा, तो मिनिमम मोमेंटम तो इतना ले ही सकते हो, क्योंकि जो एक्चुअल मोमेंटम होगा वो अनसर्टेनिटी से ज्यादा होता है, तो डेल्टा पी मिनिमम से ज्यादा ही होगा, तो रफली आप इतना ले सकते हो, क्योंकि एक्चुअल मोमेंटम कभी भी कम नहीं हो सकता उसकी अनिश्चितता से। जैसे हमारे पहले सवाल में देखो, वेलोसिटी अधिक थी, अनिश्चितता उसमें कम थी, ठीक है ना, तो हमेशा एक्चुअल अनिश्चितता से ज्यादा होता है एक्चुअल वैल्यू, तो जो मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस होगा वो तो ज्यादा ही होगा अनिश्चितता से ना, तो कम से कम इतना तो मान ही सकते हैं, यानी पी कम से कम इतना तो होगा ही, बल्कि इससे ज्यादा ही होना चाहिए। चलिए मिनिमम इतना ही ले लेते हैं जितना अनसर्टेनिटी है, तो क्या होगा, मिनिमम एनर्जी क्या आ जाएगी न्यूक्लियन की न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की, तो हो जाएगा पी मिनिमम का स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। इसको तो समझते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, E इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है, m से कर दो मल्टीप्लाई, m से कर दो डिवाइड, तो m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। समझ गए बात, तो p स्क्वायर अपॉन 2m
पी स्क्वायर का मान आपको पता है, मिनिमम पी आप इतना ले ही सकते हो, रख दीजिएगा 1.05 10 टू दी पावर -34 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू न्यूक्लियस के अंदर किसी भी पार्टिकल, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास बराबर होता है, और वो होता है 1.67 10 टू दी पावर, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास बराबर होता है 1.67 10 टू दी पावर -27 kg। इसको रख दोगे तो सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 2.06 10 टू दी पावर +5 आएगा यहाँ से। यहाँ मैं कुछ गलत रख दिया है सर, ये -20 है, ये -20 है, यहाँ गलत रख दिया था, तो -20 का 40 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर होगा, ये 27 है, ऊपर जाएगा। और एक काम करते हैं, ये जो आ रहा है एक्चुअली हम सॉल्व ही कर लेते हैं इसको। इसकी वैल्यू जो आएगी, ये जो आ रहा हमारा, ये आ रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इसको ध्यान में दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इसको जो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर जूल में आएगा, एनर्जी का यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी, और जो जूल में आएगी वैल्यू आप चेक कर लीजिए करके, वो आएगा 3.3 10 टू दी पावर -14 सॉरी, ठीक है, 3.3 10 टू दी पावर -14 जूल आएगा। बाद में उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे, तो 1.6 10 टू दी पावर -19 से डिवाइड करेंगे तो जाकर ये बन जाएगा, फिर इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में न्यूक्लियस के अंदर किसी न्यूक्लियॉन के लिए यह आ जाएगी, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपको दे रखा हो मैक्सिमम उसके डायमीटर के बराबर होने से, और डायमीटर आपको निकालना होगा रेडियस की सहायता से, आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। समझ गए? ये शायद प्रश्न अनसॉल्व का है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, अब इसको हम देखेंगे, दिखा देंगे आपको अनसॉल्व में है। ये 2 प्रश्न हो गए, समझ गए आप चीज़ों को। एक प्रश्न और लीजिए, फिर हम एहरेनफेस्ट थ्योरम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा कि फाइंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट्स पोजीशन इज डिटरमाइंड विद इन 0.01। उसकी पोजीशन विद इन, कुछ भी नहीं दे रखा है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी निकालनी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आपको निकालना है। अगर पोजीशन विद इन कितना है, 0.01 सेंटीमीटर है, यानी पोजीशन विद इन इतना है, यानी पोजीशन में ये अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी इन समझ आया? तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको दिया हुआ है, मोमेंटम में आंसर निकालना है, एक पार्ट सवाल का ये है। फिर ये कह रहे हैं कि फाइंड आल्सो द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सवाल हम पढ़ रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे, आपको सवाल हम भेज देंगे तो आप सवाल पढ़ोगे तो एग्जैक्ट कंडीशन आ जाएगी सामने आपके। फाइंड आल्सो द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल रेस्पेक्टिवली व्हेन दे आर लोकेटेड विद इन। तो इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालना है, डेल्टा और वी। अगर पोजीशन में लोकेटेड विद इन दिया हुआ है, तो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो दिया है 5 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी अगर इस ऑर्डर का है, तो वेलोसिटी में क्या अनसर्टेनिटी होगी, आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी दी है, मोमेंटम में पूछा है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करिए। पोजीशन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, चूंकि कुछ कहा नहीं है तो ऐसा करते हैं कि हम लोग क्यों ले लेते हैं, कोई 1 डायमेंशन तो कहा नहीं है। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दिया गया, पूछा गया आपसे, पोजीशन में दिया गया है अनसर्टेनिटी, तो आप बहुत सामान्य तरीके से कर लीजिए। पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटीज का जो प्रोडक्ट होगा वो एच कट के ऑर्डर का होता है, आप इससे निकाल लीजिए, आसानी से निकल आएगा। आपको डेल्टा क्यू दिया हुआ है, डेल्टा पी आपको निकालना है, आप निकाल सकते हो। एक बात, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालना है,
तो फिर आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला रिपीट करोगे और डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट। इसमें डेल्टा पी जो है उसको आप लिखोगे मास इनटू वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। तो देयरफॉर पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगा मास इनटू वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इक्वल टू एच, यानी डेल्टा पी को आप मास इनटू वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी दोगे, यहां से निकालोगे। तो यहां से समझ रहे बात को ना, तो यहां से वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला आ जाएगा एच कट अपॉन मास इनटू पोजीशन में अनसर्टेनिटी। आप बात समझ गए, यहां आपका यह आ जाएगा। तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगा एच कट अपॉन मास इनटू पोजीशन में अनसर्टेनिटी। और एक जो नया केस है जिसके लिए हम ये बात कर रहे हैं, उसमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपको दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होता है, रख लोगे, एच कट आपको पता है। लेकिन अगर वो अल्फा पार्टिकल की बात करेगा तो फिर आपको एक नई तरह से सोचना पड़ेगा। अल्फा पार्टिकल में अगर हम बात करें कि अल्फा पार्टिकल के मास की, अगर अल्फा पार्टिकल के लिए सोचोगे तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या लोगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस 2He4 से निकलेगा। हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस में 4 पार्टिकल होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन कर लीजिए। तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है, इक्वल होता है 1.67 10⁻27 kg। तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल, उसमें 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो 4 टाइम्स 4 पार्टिकल हो गए, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, कोई भी कर लीजिए, ठीक है। फिर बोल दें अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में 4 पार्टिकल, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होता है। यहां से अल्फा पार्टिकल का मास निकल आएगा जो आप यहां रखोगे, और पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपको दे रखी है, तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी अल्फा के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कहता है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो पता होता है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी दी हुई है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकल आएगी। बात समझ गए? आइए हम आज बात करने जा रहे हैं अब, अच्छा कुछ न्यूमेरिकल हम और देंगे किताबों बुक से ढूंढ करके। सोल्यूशन आप बुक्स का नहीं देखोगे, आप खुद करोगे, केवल और केवल आंसर मैच कराओगे। बात समझ गए? आइए आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है एहरेनफेस्ट थ्योरम। बहुत जल्दी हम लोग क्वांटम खत्म करने जा रहे हैं। एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आप पूरा मिला लीजिएगा कितने टॉपिक कवर हुए हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी क्वांटम खत्म करके एटॉमिक पे जाने वाले हैं। आइए फटाक से आते हैं और देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं एहरेनफेस्ट थ्योरम की। हम जरा उसकी शुरुआत करें। एहरेनफेस्ट थ्योरम क्या कहती है? इसका आधा पार्ट हम आज करेंगे, आधा पार्ट नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। EHREN एहरेनफेस्ट थ्योरम ये एक तरह से ब्रिज है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच, ये थ्योरम, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर इसको एक लाइन में बहुत सामान्य भाषा में आपको समझने के लिए कहें, हम बाद में चलेंगे बुक लैंग्वेज क्या कहती है, तो ये थ्योरम ये कहती है कि क्लासिकल रिजल्ट्स जो भी हैं, जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज वगैरह थे, वो सब के सब क्वांटम में लागू हो जाएंगे। यानी क्लासिकल रिजल्ट्स, न्यूटन लॉज वगैरह जो हैं, वो सब के सब क्वांटम में हूबहू लागू हो जाएंगे। बस आप जितने भी वहां पर डायनामिक वेरिएबल से, मतलब जो भी पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, उन सब का एक्सपेक्टेशन ले लीजिए, मतलब एवरेज कर दीजिए। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे फॉर्मूले क्वांटम मैकेनिक्स में लागू हो जाएंगे अगर हम सारे डायनामिकल क्वांटिटीज का एवरेज लेकर लें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने पढ़ा था पोजीशन में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है क्या? वेलोसिटी, और ये होता है मोमेंटम अपॉन मास।
भाई P इक्वल टू एम इंटू वी होता है ना, तो P इक्वल टू एम इंटू वी, ये क्लासिकल रिजल्ट है, ये न्यूटन्स रिजल्ट से संबंधित कह सकते हैं इसको। इसी तरह एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि मोमेंटम चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ये सब क्लासिकल रिजल्ट्स हैं, इसे क्लासिकल मैकेनिज्म आपको पढ़ाया गया। यही हूबहू क्वांटम में लागू हो जाएंगे अगर हम लोग यहाँ पर डायनामिकल क्वांटिटीज, पोजीशन, मोमेंटम, है ना, या फोर्स, इन सब का एक्सपेक्टेशन या एवरेज कर लें। तो लीजिए यही फॉर्मूले क्वांटम में भी लागू हो जाएंगे अगर हम एक्सपेक्टेशन या एवरेज कर लें। याद करो, एक्सपेक्टेशन का सिंबल ये था, एवरेज का सिंबल ये था। तो थ्योरम जो कहती है वो ये कहती है क्वांटम मैकेनिक्स गिव द सेम रिजल्ट, क्वांटम मैकेनिक्स गिव द सेम रिजल्ट एज क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर ए पार्टिकल फॉर विच द एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ डायनामिकल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व्ड। डायनामिकल क्वांटिटीज याद करो, पार्टिकल जब मोशन में है, हम पढ़ रहे हैं क्वांटम, तो उसमें पार्टिकल जब मोशन में है तो अपने साथ वेव एसोसिएट कर रहा, वेव पैकेट एसोसिएट कर रहा। उस वेव पैकेट जो रिजल्टेंट था तमाम वेव्स के सुपर इम्पोज करने के बाद में पार्टिकल की पोजीशन लगातार चेंज हो रही थी। तो एक सिंगल वैल्यू लेने के लिए पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, इन सब के लिए हमने एक एवरेज या एक्सपेक्टेशन को पढ़ा था। तो ऐसे भी कह सकता है इस थ्योरम को, एवरेज मोशन ऑफ ए वेव पैकेट एग्रीज विद द मोशन ऑफ ए करस्पॉन्डिंग क्लासिकल पार्टिकल। कई तरह से आता है, आपको 3-4 तरीके की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, कई तरीके से पूछा जाता है ये डेफिनेशंस। और आपको डेफिनेशन कई बार ऐसा लिखते ही नहीं है कि एरेनफेस्ट थ्योरम प्रूफ करो, वो डेफिनेशन लिख देते हैं कि इसको प्रूफ करो। तो 2018 में पूछा गया था, वहां पर यही लिखा था कि एरेनफेस्ट थ्योरम बच्चे समझ ही नहीं पाए, बहुत सारे रटते हैं ना, एरेनफेस्ट थ्योरम होगी तो हम छाप देंगे पूरा, हम रटे हुए हैं दिमाग में, बेसिक बात को समझते ही नहीं। तो उसमें कहा गया था कि एवरेज मोशन, एवरेज समझ रहे ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए वेव पैकेट, क्योंकि वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल से संबंधित सारे पैरामीटर्स, सारी डायनामिकल क्वांटिटीज वेरी करती हैं। तो एवरेज लोगे, एक्सपेक्टेशन लोगे, तो एवरेज मोशन ऑफ ए वेव पैकेट एग्रीज विद द, क्योंकि वेव पैकेट की बात सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं, ठीक है। तो एवरेज मोशन ऑफ ए वेव पैकेट एग्रीज विद द मोशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लासिकल पार्टिकल, ऐसे ही पूछा जाता है। और भी फॉर्म हो सकते हैं, और भी इसके डेफिनेशंस के तरीका और भी है, उसको हम आपको भेज देंगे। 3 तरह की डेफिनेशंस इसको हम जान सकते हैं। एक थ्योरम और है, द थ्योरम स्टेट दैट एवरेज मोशन ऑफ, ये तो आपने लिख लिया, क्वांटम मैकेनिक्स गिव द सेम रिजल्ट एज क्लासिकल मैकेनिक्स और ए पार्टिकल, ठीक है, ये भी आपने लिख लिया, ठीक है, 2 सफिशिएंट है। तो क्वांटम मैकेनिक्स सेम रिजल्ट प्रोवाइड करती है जैसा क्लासिकल मैकेनिक्स में है, बस ये है कि किसी पार्टिकल के लिए हम लोग उसके डायनामिकल क्वांटिटीज का एवरेज लेते हैं, उसके डायनामिकल क्वांटिटीज का एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स एवरेज है किसका, क्लासिकल मैकेनिक्स का। इसमें से ये हम आज डिराइव करेंगे और ये हम नेक्स्ट टाइम पे डिराइव करेंगे। ये फर्स्ट पोर्शन है और ये सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट में एरेनफेस्ट थ्योरम की जाती है। आइए फटाफट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m मास का एक पार्टिकल है, किसी इंस्टेंट t पर उसकी पोजीशन x है। m मास का पार्टिकल किसी इंस्टेंट t पर उसकी पोजीशन कितनी है, x है। x का यानी पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या पढ़ाई गई थी, पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू
द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एक्स दे रहे हैं, एक्स इज, ये सिंबल था। वेव फंक्शन जो भी दिया होगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में तो पार्टिकल जब मोशन में है तो पार्टिकल अपने साथ वेव एसोसिएट कर रहा है, और उस वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करते हैं साई से। तो अगर क्वांटम की बात करोगे और पार्टिकल के मोशन की बात करोगे, किसी इंस्टेंट टी पर उसकी पोजीशन ये है, अगले इंस्टेंट पर बदल रही है पोजीशन, इसका मतलब वो मोशन में है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट करिए और वो वेव साई वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट की जाती है। ये साई प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है उस पार्टिकल के साथ जो मोशन में है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके साथ जो वेव एसोसिएट कर रही उसके लिए उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? साई से। और कोई लिमिट नहीं दी रखी है, एक ओपन वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी रेंज माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट हो सकती है। बताया गया था वेव का वेव फंक्शन साई, पोजीशन ऑपरेटर स्वयं पोजीशन होता है साई डी टाउ। अब चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा पार्टिकल केवल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है एक्स में, तो हम यहाँ पर डी टाउ को डी एक्स ले लेंगे अगले स्टेप में। इससे पहले भी आपने न्यूमेरिकल किया है, चूंकि एक्स का ऑपरेटर स्वयं एक्स ही होता है इसलिए इसको हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि किसी को ऑपरेट नहीं करने जा रहा, साई को ऑपरेट नहीं करने जा रहा, बल्कि बाकी सब में देखो एनर्जी या मोमेंटम में ऑपरेटर डेल या डेबर अपॉन डेबर टी आता था जो पहले साई को ऑपरेट करता था। लेकिन पोजीशन में ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक्स को बाहर कर लिया और साई मॉड का स्क्वायर लिख लिया। आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिला होगा पोजीशन का जब आपने एक्सपेक्टेशन निकाला है फॉर ए पार्टिकल ट्रैप्ड इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। खैर आइए, आज का इशू नहीं है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एक्स क्या होगा? ये तो फॉर्मूला होगा, साई उस वेव को रिप्रेजेंट कर रहा जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर रही है, उस प्लेन वेव को साई रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आप देखेंगे तो इसको आप लिख पाएंगे। अच्छा, एक बात यहाँ आपने लिख ली, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टी। हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। यहाँ से हम प्रूव कर लेंगे कि जो क्लासिकल रिजल्ट्स है वो क्लासिकल रिजल्ट्स क्वांटम में भी लागू हो जाएंगे, बस हमें सारे डायनामिकल क्वांटिटीज का यानी पार्टिकल के मोशन से संबंधित सारे पैरामीटर्स का एवरेज करना पड़ेगा, तो वही क्लासिकल रिजल्ट क्वांटम में भी सेटिस्फाई करेगा, क्वांटम मैकेनिज्म में भी लागू हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को पता है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर जाता है डिफ्रेंशिएशन तो वो डेबर यानी पार्शियल बन जाता है। इंटीग्रेशन के अंदर डी बाई डी टी जाएगा तो पार्शियल हो जाएगा। और यहाँ से क्या लिखेंगे? एक्स को आप बाहर कर सकते हो, एक्स अलग कर लीजिए। टाइम और पोजीशन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। पोजीशन और टाइम एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। पोजीशन अलग है, अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और टाइम अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। साई जो वेव फंक्शन है, वेव को रिप्रेजेंट कर रहा, उस वेव को जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट कर रही ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, वो दो टर्म का फंक्शन था। साई जो था वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन था। तो साई तो डिफरेंशिएट होगा, पोजीशन अलग कर लीजिए। और चूंकि इंटीग्रेशन के अंदर ले रहे हैं हम डी बाई डी टी को, तो डेबर में कन्वर्ट हो जाएगा, डेबर अपॉन डेबर टी ऑफ साई स्टार साई होगा इनटू, अगर वन डायमेंशनल फंक्शन है साई, चूंकि एक्स वन डायमेंशनल हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ डी एक्स ले लेंगे, यहाँ पर एक्स है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और हम लोग पहले इसको सॉल्व करके लेके आते हैं, फिर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ध्यान सुनिएगा, वन टाइम करेंगे। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू SCHROEDINGER, जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने प्रूव किया था, श्रोडिंगर
टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में प्रूफ किया था, मैं उसको लिख रहा हूँ, आपने प्रूफ किया, जाकर देखिए, किसी ने पढ़ा तो अभी है नहीं। ये मान के चलिए कि सितंबर के बीच में हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पहुंच जाएंगे, नहीं तो अक्टूबर तक तो पहुंच ही जाएंगे, और जिस दिन भी पहुंचेंगे उस दिन पहला काम मेरा होगा, मन में बना रखा है मैंने, पहले टेस्ट ही लेंगे, ठीक है ना। टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ईयर के नंबर से ही फर्स्ट ईयर के नंबर तय होने वाले हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप सेकंड ईयर को ठीक करके फर्स्ट ईयर को ठीक कर सकते हैं। तो आई एच का डेबर साई अपॉन डेबर टी बराबर आया था माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेबर टू साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। तो ये था माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेबर टू साई अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू आई एच का डेबर साई अपॉन डेबर टी कर दिया गया। इसका कॉन्जुगेट कीजिए तो क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका हम लोग कॉन्जुगेट ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डालते हैं इसको, कॉन्जुगेट लें तो क्या होगा, आई कर दिया गया। इसका कॉन्जुगेट कीजिए तो क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका हम लोग कॉन्जुगेट ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डालते हैं इसको, कॉन्जुगेट लें तो क्या होगा, आई का माइनस आई हो जाएगा, एच कट रियल क्वांटिटी है, साई का साई स्टार हो जाएगा, कॉन्जुगेट ले लिया, टी हो जाएगा इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेबल टू साई का साई स्टार हो जाएगा, कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वी ऐसे रहेगा, और साई का साई स्टार होगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए। हम सीधे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लेफ्ट से राइट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में लेफ्ट से राइट की तरफ साई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट से राइट की तरफ साई स्टार, इसमें साई है उसमें साई स्टार से, इसमें साई स्टार उसमें साई से, लेफ्ट से राइट की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई 3 बाय साई स्टार एंड 4 बाय साई, चौथी क्वेश्चन साई से, ठीक है। देखिए हमें क्या मिलने वाला है, समझिए। तो सीधे देखें क्या होगा, आई एच कट साई स्टार डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ टी इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेबर टू साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साई स्टार वी साई। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ये आपको 5। इसी तरह इसमें करते हैं मल्टीप्लाई साई से, तो माइनस आई एच कट साई डेबर साई स्टार अपॉन डेबर ऑफ टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m साई से मल्टीप्लाई करना है हमको, डेबर टू साई स्टार अपॉन डेबर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साई से मल्टीप्लाई किया है वी साई स्टार, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगा आपका 6। क्लियर है बात, क्लियर है बात, अच्छे से क्लियर होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा गया है, उसे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया गया, साई वाले में साई स्टार से मल्टीप्लाई लेफ्ट से राइट की तरफ किया गया, और साई स्टार वाले में साई से मल्टीप्लाई किया गया लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 6 में से 5 को लेस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, बल्कि 6 को सेपरेट करते हैं, इसको इसमें घटाते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या मिलेगा, 5 में से घटाया इसको, और ध्यान दीजिए आप सबको पता है इतना, मैं सबको बेसिकली मैथ सब इंटर से पढ़ के आया हो, इसमें से इसे घटा रहे हो, 5 में से 6 घटा रहे हैं, तो ये घटाओगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन का माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए, और आई एच का कॉमन दिख रहा है आपको, तो आई एच का कॉमन होगा तो क्या होगा, साई स्टार होगा, देख पा रहे हैं,
साई स्टार होगा डेवर साई अपॉन डेवर ऑफ टी होगा, और माइनस माइनस प्लस होगा साई डेवर साई स्टार अपॉन डेवर ऑफ टी आएगा, समझ गए, इक्वल टू, इसमें से इसे घटाया गया है, 6 को 5 में से घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होते ही दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस होते ही दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस में और ये प्लस में, हम फिर भी माइनस में कॉमन ले रहे हैं तो फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन लिया गया, ब्रैकेट में आएगा साई स्टार डेवर टू साई अपॉन डेवर ऑफ एक्स स्क्वायर, और चूंकि माइनस में कॉमन, ये प्लस हो चुका था, माइनस में कॉमन लिया है, तो चूंकि इसमें से इसे घटाया है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, और फिर माइनस में कॉमन लिया फिर ये माइनस हो जाएगा वापस, क्योंकि जब अंदर जाएगा तो फिर वापस प्लस हो जाएगा, ये समझ गए। तो साई, कुछ चीज़ें जरूरी नहीं कि समझी जाए, हमारी सुनी हुई समझी जाए, आप कुछ अपना अकल भी यूज़ कर सकते हो, आसानी से समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है डेवर अपॉन डेवर टी ऑफ साई स्टार साई, आपको भी ये दिखेगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप यहीं पहुंच जाओगे, साई स्टार छोड़ो साई का होगा डिफरेंशिएशन, साई छोड़ो साई स्टार का होगा, ये तो आएगा, तो लेफ्ट साइड ये इसमें बदल जाएगा, और राइट साइड में आप जहाँ माइनस साइन है वहाँ एक काम कर लें, वहाँ पर माइनस साइन -1 होता है, आई स्क्वायर होता है ना, -1 क्या होता है, आई स्क्वायर होता है ना, तो आई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m होगा, और अंदर हो गया साई स्टार, ठीक है। एक काम कर लो, चलो एक स्टेप बाद, डेवर टू साई अपॉन डेवर ऑफ एक्स स्क्वायर, किसी को प्रॉब्लम होगी तो ये स्टेप वेरीफाई करेगा जो अभी करने जा रहे हैं, साई डेवर टू साई अपॉन डेवर ऑफ एक्स स्क्वायर, कहीं करते समय कोई डाउट हो भी जाता है, कोई गड़बड़ हो जाता है, तो आप उस गड़बड़ को अपने आप ठीक कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का दिमाग बटा रहता है, समझाने के उद्देश्य ज़्यादा रहता है। तो साई स्टार डेवर टू साई अपॉन डेवर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन साई हो जाएगा यहाँ से, और डेवर टू साई स्टार अपॉन डेवर स्क्वायर हो जाएगा, इतना तो आप समझ गए, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। इसमें देखिए आई एच कट यहाँ भी कैंसिल, एक आई एक एच कट कैंसिल, तो यहाँ से हमने स्पेशली डेवर अपॉन डेवर टी ऑफ साई स्टार साई का मान निकाल लिया, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ यूज करेंगे, यहाँ पर प्रूविंग के दौरान जब हम यहाँ रुक गए थे, डेवर अपॉन डेवर टी ऑफ साई स्टार साई का मान हमको अभी यहाँ से मिल जाएगा, ऊपर बचा आई एच कट अपॉन 2m, और अंदर हमें क्या मिल जाएगा। एक बात और समझ लीजिए, इसको इसमें से डेवर अपॉन डेवर टी कॉमन नहीं ले रहे, लेकिन अगर हम ऐसा लिख लें तो गलत नहीं होगा, डेवर अपॉन डेवर टी ऑफ साई स्टार डेवर साई अपॉन डेवर ऑफ एक्स माइनस साई डेवर साई स्टार अपॉन डेवर ऑफ एक्स, हमने कॉमन करते ही नहीं लिया है, एक स्टेप शॉर्ट किया है। देखो कैसे इसमें करना क्या होगा आपको, अगर आपको इस स्टेप को वेरीफाई करना है तो आप डेवर अपॉन डेवर टी इस पे भी करिए, डेवर अपॉन डेवर टी इस पे भी करिए, तो 2 टर्म कैंसिल होंगे और 2 टर्म ये बच जाएंगे, यहाँ से 2 टर्म आएंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो पहले इसको डिफरेंशिएट करो तो ये छूट जाएगा, फिर सेकंड स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये छूट जाएगा, इसी तरह इसमें भी 2 डिफरेंस, इसका होगा तो ये छूटेगा और इसका होगा तो ये छूटेगा, और 2 जब इसको ओपन करोगे तो 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों बच जाएंगे, तो ये टर्म ऐसे लिखा जा सकता है, बात समझ गए। इसको अंदर लोगे, बाई पार्ट करोगे, इसका होगा ये छूटेगा, इसका होगा ये छूटेगा, इसका होगा ये छूटेगा, इसका होगा ये छूटेगा, क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा टाइम के साथ। 4 स्टेप आएंगे, 2 स्टेप यहाँ से, 2 स्टेप यहाँ से, कट कर 2 बच जाएंगे, ठीक है। कॉमन लेने का कोई प्रावधान हमारे में फिजिक्स में मैथ में नहीं है इस तरह का। चलिए ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारी आ गई 7, तो हम 7 नंबर को 3 नंबर में, 2 नंबर हमारी आ गई 7, तो हम 7 नंबर को 2 नंबर में पुट करने जा रहे हैं। देन d/dt ऑफ, बिल्कुल एक मैथ के कैलकुलेशन की तरह है, एरेनफेस्ट थ्योरम से आसान कुछ भी नहीं है, अगर 8 नंबर में आता है तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, इसे जरूर करें। हाँ, स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए तो आप पकड़ पाओगे कि हमसे एरेनफेस्ट थ्योरम पूछ रहा है, क्योंकि कई बार नाम नहीं लेते, ठीक है। इसको हम 2011 से पढ़ा रहे हैं, 2011 से पढ़ाते पढ़ाते मैंने देखा इसको कि लास्ट में जाकर 17-18 में पूछा गया लगातार,
यानी 6 साल तो ब्लैंक रहा, कहीं पूछा ही नहीं गया। 17-18 में 2 लगातार दोनों बार पूछा गया। एक बार तो एरेनफेस्ट थ्योरम नाम से ही आया और एक बार उसकी स्टेटमेंट लिख दिया और बोला कि वेरीफाई करो। 19 में नहीं था, 19 में शायद ये नहीं था, चेक कर लेते हैं। 19 का मेरे पास है, 19 में चेक कर लें। 19 में नहीं था, 20 में इम्पोर्टेंट हो सकता था, लेकिन 20 का पेपर हुआ ही नहीं, तो आपके लिए 21 में इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए तो रखिए, इसकी वैल्यूज रखिए, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स होगा, और इस वैल्यू डेबर अपॉन डेबर टी साई साई स्टार का मान पूरा ये रखा जाएगा यहाँ पर आई एच कट अपॉन 2m। ठीक है, आई एच कट अपॉन 2m रखने जा रहे हैं हम लोग। डेबर अपॉन डेबर एक्स होगा, सॉरी डेबर अपॉन डेबर टी है, डेबर अपॉन डेबर टी, माफ करें हमने यहाँ गड़बड़ कर दिया, ये डेबर अपॉन डेबर एक्स है, आप लोग सब पहले पकड़ लिए होंगे, चलिए गड़बड़ हो गई थी। ये डेबर अपॉन डेबर एक्स है, एक्स बार लिया है ना, एक्स का फंक्शन है अंदर, तो एक्स ही तो होगा। ठीक है, दिमाग बढ़ गया, ध्यान नहीं दिया उसमें, तो डेबर अपॉन डेबर एक्स ही रहेगा। तो ये बाकी सब वही बात रहेगी, रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो डेबर अपॉन डेबर एक्स यहाँ रहेगा। ठीक है, तो डेबर अपॉन डेबर एक्स रहेगा, वैल्यू पुट करते हैं साई स्टार। एक्चुअली दिमाग बटा रहता है, समय पर भी रहता है, समय भी देखना होता है कि बहुत लंबी क्लास ना हो जाए, और अभी 46 मिनट हो चुका है। तो चलिए फटाफट करते हैं। साई डेबर साई स्टार अपॉन डेबर ऑफ एक्स होगा, और यहाँ पर पहले से ही डी एक्स था एक, तो इसकी वैल्यू जो रखी जाएगी ये वाली यहाँ पर, तो डी एक्स भी तो यहाँ दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। चलिए आइए फटाफट करते हैं इसको ख़त्म, और एक पार्ट आज हो जाएगा। एक काम कर सकते हो आप, आई एच कट अपॉन 2m को एकदम बाहर निकाल लीजिए, तो आई एच कट अपॉन 2m को एकदम बाहर निकाल लीजिए, और इसमें फिर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से फिर देख लीजिए, यहाँ डेबर अपॉन डेबर एक्स बाहर आएगा, बाहर वाला कुछ नहीं आएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इसको अगर आप बढ़ाओगे स्टेप में, तो वही जैसे बताया हमने, 1 बाय 1 स्टेप करो, इंटीग्रेट, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, तो क्या होगा, 2 टर्म कैंसिल होंगे और 2 बच जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन लेने का कोई प्रावधान नहीं होता। डेबर अपॉन डेबर एक्स है, चलिए ठीक है, आई एच कट अपॉन 2m को बाहर निकाल लिया गया, एक्स के साथ हमारा ब्रैकेट बच जाएगा। तो एक्स के साथ हमारा ब्रैकेट बच जाने वाला है, वो है साई स्टार डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स माइनस साई डेबर साई स्टार अपॉन डेबर ऑफ एक्स, समझ गए, इनटू डी एक्स। क्लियर। अब इसको बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना है, बाई पार्ट, आई एच कट अपॉन 2m बाई पार्ट करते हैं। चलिए बाई पार्ट में क्या करना पड़ेगा आपको, x का मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, अभी भी छूट रहा कुछ, क्या छूटा, डेबर अपॉन डेबर एक्स, तो x के साथ थोड़ी देखो जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो रही, डेबर अपॉन डेबर एक्स, आई एच कट अपॉन 2m को बाहर निकाला, x ऐसे रख दिया, डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट रह गया। फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, फर्स्ट टर्म छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, और ऑलरेडी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन करोगे x के लिए तो ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, साई स्टार डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ x माइनस साई डेबर साई स्टार अपॉन डेबर ऑफ x आएगा। सिर्फ ये टर्म बाहर कर लिया, इसकी वैल्यू डेबर अपॉन डेबर टी ऑफ साई साई स्टार का मान ये वाला 7 नंबर से 2 नंबर में रख दिया, ये वैल्यू पुट की गई, आई एच कट अपॉन 2m बाहर निकाला गया, x वैसे ही रहेगा, डेबर अपॉन डेबर वैसे ही रहेगा, पूरा ब्रैकेट वैसे रहेगा। ये इंटीग्रेशन जो है अभी भी ds के लिए है, फर्स्ट टर्म कॉपी किया, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, और डेबर अपॉन डेबर x का डिफरेंशिएशन भी है और x के लिए इंटीग्रेशन भी है, तो डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट होगा, ये आएगा, और इसमें लिमिट लग जाएगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब दूसरा टर्म क्या बनेगा, माइनस आई अपॉन, ये टर्म तो दोनों में जाएगा, आई एच कट अपॉन 2m, और अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट,
क्या होगा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स तो हो जाता है 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड है डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ दिस, है ना, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है, तो फिर से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा साई स्टार डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स माइनस साई डेबर साई स्टार अपॉन डेबर ऑफ एक्स आएगा। इस पहले ब्रैकेट का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि जब एज x टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, लिमिट जो लगनी है वो किसके लगनी है, x के लगनी है ना, अवकलन किसके लिए था, इंटीग्रेशन किसके लिए था, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन बोलते हैं, अवकलन ही तो बोलते हैं हिंदी में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो इंटीग्रेशन जो था वो x के लिए था, तो क्या होगा, x टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आइए फटाफट आइए, x टेंस टू प्लस माइनस इनफाइनाइट के लिए साई टेंस टू 0 हो जाता है। साई को हमेशा 0 या फाइनाइट होना चाहिए, 0 या फाइनाइट होना चाहिए। अगर x टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, तो देखो एक कंडीशन लिखी जाती है कि ग्रेट डिस्टेंसेस के लिए वेव पैकेट वैनिश कर जाता है। ग्रेट डिस्टेंसेस के लिए, बहुत बड़ी डिस्टेंसेस के लिए वेव पैकेट वैनिश कर जाता है, और वेव पैकेट अगर वैनिश कर गया तो यहां पर इस कंडीशन में जब x के लिए लिमिट लगाई जाएगी, इंटीग्रेशन x के लिए था, तो उस समय साई टेंस टू क्या हो जाएगा, पूरा 0, ये भी 0 होगा, न सिर्फ साई बल्कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों 0 हो जाएंगे, समझ रहे हैं, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और सिर्फ सेकंड टर्म बच जाएगा। यहां से क्या आ रहा, डेवर अपॉन डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पहला टर्म बचेगा केवल, ये तो पूरा 0 हो गया, ये टर्म बच जाएगा, क्या आएगा, माइनस आई अपॉन एच कट अपॉन 2m इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्टार डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स माइनस साई डेबर साई स्टार अपॉन डेबर ऑफ एक्स हो जाएगा, ये होगा, यहाँ dx भी रहेगा, इंटीग्रेशन तो चालू है ना, यहाँ dx आ जाएगा, समझिए, तो ये आपका बच जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x के लिए, आप सॉल्व करोगे, ठीक है। बहुत छोटा टर्म हम यूज करने जा रहे हैं और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए 2 स्टेप में यही करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम जरा बताइए तो क्या होगा, अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम वन डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस में नहीं केवल, क्योंकि हमारा पूरा एक्स एक्सिस में ही चल रहा, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा, साई स्टार होगा, एच इसका ऑपरेटर लेना पड़ेगा, तो एच कट अपॉन आई डेबर अपॉन डेबर एक्स, बहुत लोगों को याद नहीं आ रहा है इस समय, तो एच कट अपॉन आई डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ साई होता है, ये ऑपरेटर का मान है पी एक्स के लिए, यहाँ हो जाएगा डी एक्स होगा। इसको अगर आप रीअरेंज करो तो एच कट अपॉन आई को आप बाहर कर सकते हो, तो उसको इधर ले आओ, तो आई एच कट आई इंटू पी एक्स, सॉरी आई इंटू पी एक्स, आई यहाँ आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स अपॉन क्या होगा, एच कट, ध्यान दे रहे हैं, आई इधर, ये पूरा एच कट अपॉन आई बाहर आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन से क्रॉस किया, आई एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स अपॉन एच कट इक्वल टू आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई स्टार, पहले डेबर अपॉन डेबर एक्स, साई को ऑपरेट करेगा तो डेबर अपॉन डेबर एक्स ऑफ साई आएगा इंटू डी एक्स आएगा। क्लियर है बात। इसका कॉन्जुगेट भी कर लीजिए, इसका हम कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम इससे कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आई का बन जाएगा माइनस, केवल बात को समझिए, सोल्यूशन तो आपको मिलेगा ही, ये तो आपको किया हुआ नोट्स में भेजेंगे ही, समझिए केवल कॉन्जुगेट किया, इसका कॉन्जुगेट लिया तो आई का माइनस हो जाएगा, बाकी सब वैसे रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा, साई स्टार होगा, अच्छा स्टार का स्टार क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट सिंपल स्टार हो जाएगा,
जब कॉन्जुगेट होगा तो क्या होगा, सिंपल साई हो जाएगा, बात समझ गए। और यहाँ पर कॉन्जुगेट आ जाएगा डेबर साई अपॉन डेबर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आप देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डेबर साई अपॉन डेबर एक्स ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन इसके लिए अलग कर लो और इंटीग्रेशन इसके लिए अलग कर लो। तो इसके लिए अलग करोगे, इसके लिए तो ये वैल्यू दिख रही है आपको, इसका मान। और जब इंटीग्रेशन को इसके लिए अलग करोगे तो इसके लिए साई डेबर साई अपॉन डेबर एक्स का मान आपको ये दिख रहा। और ये माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है और प्लस हो जाने वाला है। रख देखा जाए, आपको दिखाई नहीं देगा ये। आप देखिए सीधे क्या होगा, वैल्यू पुट करने जा रही है। खत्म करते हैं क्लास को, बड़ी क्लास हो रही है। डेबर अपॉन डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऐसे रहेगा। आप लेफ्ट साइड देखिए तो डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक, देखिए तो माइनस आई एच कट अपॉन 2m पहले से ही था, अंदर ब्रैकेट में इंटीग्रेशंस के वैल्यू पुट करेंगे तो आई अपॉन एच कट एक बार आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स ये, और फिर बीच में माइनस साइन था और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई अपॉन एच कट होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स आएगा। आप आराम से पहले नोट्स को ध्यान से देख लो, फिर आप नोट्स में जाओगे तो प्रॉपरली दिखाई देगा कि प्लस कैसे हुआ। बार बार पन्ना पलटते हैं तो पूरा ब्लर होने लगता है। ठीक है, इसलिए पन्ना बार बार पलटने नहीं तो पूरी पिक्चर आपकी ब्लर होने लगेगी। मूवमेंट होता है तो डिस्टर्बेंस होता है कैमरे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये आ जाएगा, आई अपॉन एच कट को आप बाहर निकाल लीजिए तो माइनस आई अपॉन एच कट बाहर आएगा। बाहर लेते ही एच कट बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक बार लेके दिखाते हैं आपको। 2m एच कट ये आएगा और अंदर आ जाएगा 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, ये तो आएगा। टू कैंसिल हो जाएगा, एच एच कैंसिल हो रहा। ठीक है, एक आई पहले से यहां पर है, शायद पलट नहीं पड़ेगा। एक आई पहले से ही है, एक आई यहां पर पहले से ही है। तो एक आई जब पहले से ही है तो माइनस आई, देखिए ब्लर हो रहा है, तो एक आई चूंकि पहले से ही है और एक आई आपने और लिया तो आई स्क्वायर हो गया होगा। एक आई पहले से ही है, दूसरा आई बाद में कॉमन लिया तो आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर मीन्स -1 होता है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आई स्क्वायर मतलब होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स बच जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। ये आपने पहला पार्ट प्रूफ कर लिया। पोजीशन में चेंज वेलोसिटी होता है, यहाँ पर एम छूट रहा, क्या एम ये छूट रहा। पोजीशन में चेंज वेलोसिटी इनटू मास बराबर मोमेंटम। तो पहला पार्ट आपने यहाँ से डिराइव कर लिया है। ठीक है, और अभी तक आप 1 घंटे से ऊपर क्लास ले चुके हैं, करीब करीब घंटे क्लास होने जा रही है। एक पार्ट हमने प्रूव कर लिया आज एहरेनफेस्ट थ्योरम का। यहाँ पर एक बात समझाई थी आपको कि वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, वेव फंक्शन टेंस टू 0 हो जाएगा अगर पार्टिकल इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ठीक है, बहुत लार्ज डिस्टेंसेस के लिए वेव फंक्शन वेनिश कर जाता है। ये वेव फंक्शन की कंडीशन होती है, क्योंकि यहां पर चलिए आगे इसी कंडीशन को अगले टर्म फिर यूज करेंगे तो आपको और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरे पार्ट में भी ये कंडीशन यूज होगी तो वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आप इसको नोट करेंगे आज एहरेनफेस्ट थ्योरम का पहला पार्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। गुड बाय।